अभियोजन पक्ष की तरफ से टायलर को गवाह कटघरे में बुलाया गया, जहां डीए ने उससे सीधे कबूलनामे के बारे में पूछा। क्या उस बयान में आपने झूठ बोला था? जी हाँ, मैंने झूठ बोला था। और आपने क्या झूठ बोला? यही कि जोई फल्जम की हत्या में मेरा कोई हाथ था। आपने झूठ क्यों बोला? अपनी बहन को बचाने के लिए। ये मानना आसान नहीं है कि यह अपराध इस जैसा दिखने वाला कोई कर सकता है। इस कोर्टरूम में सिर्फ एक इंसान है जो खुद को झूठा मानता है, और वो वहां अपने दो वकीलों के बीच बैठा है। अपनी सफाई में यही बोला है कि मैं झूठा हूं। जो इंसान अपनी बहन के लिए झूठ बोल सकता है, वो खुद के लिए भी झूठ बोलेगा। लेकिन 5 साल की तैयारी के बाद जिम वेड के पास और भी तुरुप के इक्के थे, जिसमें पहला था डैनी एडमंड्स, जो टायलर और क्रिस्टी के पिता थे और उनके आपसी संबंध अच्छे नहीं थे। तो क्रिस्टी आपके घर आई। अब जूरी को बताइए कि जब क्रिस्टी वहां आई तो आप दोनों ने क्या बात की। उसने मुझसे बंदूक मांगी, कहा कि वो जोई को मारना चाहती है, और मैंने पूछा क्यों, और उसने कहा वो मुझसे बदसलूकी करता है और बच्चों के साथ भी। और मैंने कहा तो उसे छोड़ दो, और उसने कहा नहीं, उसकी एक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है। सालों तक न सिर्फ शेरन ने बल्कि डैनी ने भी अधिकारियों तक अपनी आवाज पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन उसके बेटे के झूठे इकबाल के कारण वो उसे नजरअंदाज करते रहे, जबकि स्टार्कविल पुलिस जानती थी कि क्रिस्टी जोई के इंश्योरेंस के पैसे के पीछे थी। मैं काम पर था और क्रिस्टी का फोन आया। उसने मुझसे जोई की लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पूछा कि कितनी रकम है और वो किसको मिलेगी। क्रिस्टी का मकसद साबित करने से वेड को लगा कि उन्होंने जूरी का समर्थन पा लिया है, लेकिन डीए ने उन्हें टायलर का इकबाल दिखाया ताकि वो उसकी तरफ आ जाए। मैंने उन्हें सच बताया है। ओके, और सच क्या है? कि मैंने और क्रिस्टी ने किया है। मैंने और क्रिस्टी ने किया। जूरी मेंबर्स, ये इस अभियुक्त के शब्द थे, ये मेरे शब्द नहीं है। टायलर के कबूलनामे के पीछे क्रिस्टी की जालसाजी है, ये साबित करता हुआ वीडियो ना होने पर वेड ने झूठे इकबाल के विशेषज्ञ को गवाह के रूप में बुलाने की इजाजत मांगी, जो जज ने खारिज कर दी। जिम वेड और बचाव पक्ष के लिए ये एक बड़ा झटका था कि वो उस विशेषज्ञ को बतौर गवाह नहीं बुला पाए। लेकिन एक बार फिर वेड तैयार थे। उन्होंने जूरी को अपनी एक क्लिप और टायलर का इकबाल दिखाया। लड़के ने दावा किया कि उसके जोई की कथित हत्या के बाद उसने बिस्तर पर उसका खून छिटकते देखा। मैंने देखा कि उसे गोली लग गई। कैसे पता चला कि उसे गोली लग गई? मैंने कुछ खून के छींटे देखे। कोर्ट द्वारा नियुक्त नए पैथोलॉजिस्ट के अनुसार 22 कैलिबर राइफल और इतने छोटे घाव के साथ ऐसा होना असंभव है। गोली अंदर जाकर दिमाग को अंदर से बहुत नुकसान पहुंचाती है, लेकिन इस तरह के घाव में खून बहना तुरंत शुरू नहीं होता है। वेड ने फिर जूरी को अपराध स्थल की तस्वीरें दिखाईं और 10 मई 2003 की सीएसआई रिपोर्ट के कुछ हिस्से पढ़े, दावा करते हुए कि जगह बिल्कुल साफ थी, कहीं खून नजर नहीं आया और सफाई या छुपाने का कोई निशान नहीं था। ये दोनों बातें बहुत अलग हैं। उसने जो कहा कि उसने देखा और असल में जो हुआ वो अलग है। टायलर के लिए सब कुछ दांव पर लगा है। टायलर की पूरी जिंदगी दांव पर है। उसने तुमसे क्यों कहा कि इल्जाम अपने सर ले लो? क्योंकि मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि मैं 18 साल से कम का था, और अगर मैंने ऐसा नहीं किया तो वो उसे मार देंगे और मैं उसे या उसके बच्चों को फिर कभी नहीं देख पाऊंगा। टायलर की झूठ बोलने की बात को दोहराकर और उसके अपने शब्दों का उसके खिलाफ इस्तेमाल करके जिला अटर्नी ने अपने अंतिम भाषण में जूरी को एक बार फिर मनाने की कोशिश की। क्रिस्टी फल्जम ने ये काम अकेले कतई नहीं किया। उसे कोई मिला जो उसके साथ उस कमरे में जाने को तैयार था। एक 22 राइफल जोई फल्जम के सिर पर तानने को तैयार था। सवाल यह है कि क्या उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए? जिसका जवाब जिम वेड ने जूरी के विश्वास को टटोल कर दिया। अभियोजक ने बहुत भावनात्मक तर्क दिया, जैसे वो जानते हो कि क्या हुआ था, लेकिन वो वहां नहीं थे। वो नहीं जानते कि क्या हुआ, लेकिन मैं ये जानता हूँ एक दिन हम सब भगवान के सामने खड़े होंगे और हमें हिसाब देना होगा। अगर मैं इस जूरी में बैठा होता तो भगवान से ये कहना चाहूंगा कि उस बच्चे को निर्दोष वोट दिया था मैंने, ना कि ये कि मैं पाप का भागीदार हूं। 4 घंटे बाद जूरी एक सर्वसम्मत फैसले पर पहुंची। जूरी ने अपना फैसला कर लिया है कि ये निर्दोष है, इसलिए आपको मुक्त किया जाता है। आप जा सकते हैं। अब मैं राहत महसूस कर रहा हूँ। मैं लगभग 6 साल से इसके लिए प्रार्थना कर रहा था। बहुत कुछ सहा है। मैं बस खुश हूँ कि मैं अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सकता हूँ। हमने प्रार्थना की, भगवान ने सुन ली। मुझे उन पर भरोसा था। भगवान महान है और मेरे परिवार और मेरे दोस्तों ने मेरा साथ दिया है। हालांकि टायलर अपनी निर्दोषता साबित करने के लिए जीवन भर जेल में रहने को तैयार था। वो आखिरकार अब आजाद था। जिम वेड और शेरन की लंबी लड़ाई खत्म हो गई थी।
और वकील अपने मुवक्किल की हिम्मत और ताकत पर गर्व महसूस कर रहा था। मैंने आज सुबह टाइलर से कहा मेरी जिंदगी एक तरह से अपने अंत के करीब है और उसके भी शुरू हो रही है, तो अब वो एक नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू कर सकता है। क्या पता ये नौजवान क्या क्या कमाल करेगा। 2010 में क्रिस्टी का भी दोबारा मुकदमा चला। गहरी जांच से साबित हुआ कि हत्या उसी ने की थी और वो 3 साल से इसकी योजना बना रही थी। संयोग से उसने जोई की लाइफ इंश्योरेंस की पूछताछ और बंदूक हासिल करने की कोशिश तकरीबन तभी शुरू की जब उसने टाइलर के साथ घूमना फिरना शुरू किया। मुझे जवाब चाहिए। मेरे अंदर का एक हिस्सा ये मानता है कि वो जानती थी कि वो क्या करने वाली है, और शायद वो मेरे करीब सिर्फ इसलिए आई ताकि वो मेरा इस्तेमाल कर सके। मेरा एक हिस्सा सच में यही मानता है। लेकिन इस घटना का सबसे मार्मिक असर दिखता है जोई के परिवार पर। आप भूल नहीं सकते कि जोई ने अपनी जान गंवाई। मैं तो अपने टुकड़े जोड़कर खुद को संभालने की कोशिश कर सकता हूँ, पर वो नहीं कर सकता। रिहाई के तुरंत बाद टाइलर अपनी मां के साथ घर लौट आया, लेकिन जल्द ही अपने पंख फैलाने की चाह ने उसे नई जिंदगी की तरफ खींचा। मैंने मिसिसिपी छोड़ दिया क्योंकि मुझे नहीं पता था कि मिसिसिपी में और कहाँ जाऊँ जहाँ मैं 5 बजे की न्यूज़ वाले टाइलर के अलावा कुछ और बन सकूँ। मैं बदल गया। मेरी ज़िंदगी के साथ ये हुआ और अब मुझे पता करना था कि मैं कौन हूँ। इमरजेंसी मेडिकल टेक्नीशियन की पढ़ाई पूरी करने के बाद टाइलर एरिजोना चला गया और यूएस डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस के लिए काम किया। वहां वह कानूनी व्यवस्था में बच्चों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला एक कार्यकर्ता भी बना। बच्चों को कानूनी तौर पर वकील की मौजूदगी के बिना पुलिस अधिकारी से बात करने की इजाज़त नहीं होनी चाहिए। बात खत्म। कुछ लोग मानते हैं कि वकील हो या पेरेंट्स कोई भी चलेगा, लेकिन मेरी राय में वकील होना चाहिए क्योंकि पेरेंट्स सिस्टम को उतनी अच्छी तरह नहीं समझते। आज टाइलर अक्सर मिसिसिपी में घर आता है और वहां अपना कार्यकर्ता का काम जारी रखता है। वो मिसिसिपी पब्लिक डिफेंडर्स एसोसिएशन में वक्ता है और एक सफल व्यापारी भी, जो न केवल खुद का बल्कि अपनी मां का भी सहारा है, जिन्होंने उसके लिए सब कुछ छोड़ दिया। कुछ लोग मानते हैं कि राज्य ने कुछ गलत नहीं किया, लेकिन उन्होंने मेरी उम्र और भोलेपन का फायदा उठाया। बच्चों का फायदा नहीं उठा सकते, चाहे वजह जो भी हूँ। आप किसी बच्चे के साथ ऐसा नहीं कर सकते। और अब कम से कम वो लोग ये तो जानते हैं कि मैं चुप नहीं बैठा, मैंने अपने लिए आवाज़ उठाई।